करना चाहूंगा एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी साहब का। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सर रेट्स में कोई बदलाव नहीं था, ये एज एक्सपेक्टेड था, पर ये जो नए जीसैप का अनाउंसमेंट किया है, एक तो 1.0 के तहत 17 तारीख को जो एक्शन होने वाला है 40,000 करोड़ का, और फिर सेकंड क्वार्टर में 1.2 लाख करोड़ का हो सकता है, इसका इम्पैक्ट समझाएं सर। इस समय बैंक्स की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है और क्या बाजार को इस नए जीसैप की जरूरत थी? धन्यवाद दीपांशु और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि ये जो इसी है एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी और इसमें इंटरेस्ट रेट्स में कोई बढ़ाव या गिराने की कोई बात नहीं सोची जा रही थी, वो वही हुआ है। तो उस सेंस में कंटिन्यूटी है, और जैसा कि गवर्नर ने बड़ा क्लियरली बताया कि हमारी प्रायोरिटी यह है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उससे इस इकोनॉमी को सकुशल बाहर ले जाएं, और जब ये वैक्सीनेशन और बाकी स्टेप्स के माध्यम से कंट्रोल में आ जाए तो उस समय तक के लिए, और ग्रोथ उसके बाद में आए और ग्रोथ सस्टेन रहे, तो जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक आरबीआई वो सारे स्टेप्स लेती रहेगी जिसकी जरूरत पड़े और जितने समय के लिए जरूरत पड़े। तो इसी कड़ी में जो जीसैप की आप बात कर रहे हैं, बैंक की लिक्विडिटी तो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। फ्रैंकली लिक्विडिटी उतनी बड़ी इशू आज की तारीख में नहीं है। तो फर्स्ट जीसैप था, और जो जीसैप जितने भी हो रहे हैं, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, बेसिकली जो आरबीआई का बड़ा ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी के अलावा, वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स की दरें हैं 10 साल के जीसेक रेट को वो देख रहे थे, पर उसके साथ साथ अब वो 5 साल और उसके नीचे वाले रेट्स को भी देख रहे हैं। जैसा कि आपने कल देखा कि 5 साल का इशू भी दुबार हो गया। तो आरबीआई का जो गवर्नमेंट का बड़ा बोरिंग प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा उठाना है ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके, उसके रेट्स कंट्रोल में रहे, रीजनेबल रहे, आखिर ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी के अलावा। लिक्विडिटी तो ठीक चल रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है एक तरफ, और मोर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मार्केट से इन्फ्लेशन आ रहा है जिसको कि हम बहुत ज्यादा यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे सिनेरियो में जो आरबीआई अनकन्वेंशनल पॉलिसी टूल्स इस्तेमाल करती आ रही है, और जिसमें जीसैप एक और है, इससे मार्केट को ये एटलीस्ट एश्योरेंस मिलती है कि ठीक है, आरबीआई ने ये अनाउंस प्लान है जिसके जरिए लिक्विडिटी मिल सकती है, कन्वर्जन हो सकता है। और आपने देखा होगा कि इस बार स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को भी इंक्लूड किया गया है सेपरेटली। इसके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होते हैं और इनकी दर थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन लिक्विडिटी कम होती है। तो उसके लिए भी रिफाइनेंस विंडो देने से एटलीस्ट उसके थ्रू भी लिक्विडिटी आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स को एक रेंज में रखना, जो आरबीआई की कंफर्ट रेंज है और जिसके लिए उन्होंने क्लियरली कहा कि सिग्नल मार्केट को मिलना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो जीसैप के माध्यम से अनाउंस हो रहा है और जिसके बाद क्लियर बात है सर। तो ये थोड़ा बाजार को आश्वासन देगा और ऑफकोर्स बॉन्ड मार्केट को भी स्टेबिलिटी देने का एक मेजर है। अच्छा सर, ये जो स्पेशली ट्रैवल और टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए रिलीफ मेजर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, नई लिक्विडिटी विंडो क्रिएट करी गई है, ये कितनी सिग्निफिकेंट है और इस समय आपके इंडस्ट्री के डिस्कशन में क्या समझ में आ रहा है, कितना स्ट्रेस है इस सेक्टर में और कितना आराम मिल सकता है आरबीआई के मेजर से? मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जैसा गवर्नर ने कहा कि स्ट्रेस सेक्टर को हमें टारगेटेड तरह से देखना चाहिए। पिछले साल क्या हुआ था कि सब कुछ बंद था, और दूसरी बात थी कि बहुत सारी कंपनीज जो आज की तारीख में वर्क फ्रॉम होम सक्सेसफुली कर रही हैं पिछले 8 महीनों से, पिछले साल शुरू के 1 महीने में लोग उसको करने की कोशिश कर रहे थे, यानी एवरीथिंग वाज क्लोज। वो चीज आज बदल गई है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आजकल वर्क फ्रॉम होम को ठीक से स्टेबलाइज कर चुकी हैं, उनके मॉडल्स ने पैंडेमिक को अडेप्ट कर लिया एक तरह से। लेकिन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर जैसे हेयर सलून है या होटल्स है या ट्रैवल है, ये तो इनमें तो वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज चल नहीं सकती। तो इनको पिछले साल कोई स्पेसिफिक सपोर्ट नहीं मिला था, दे वर पार्ट ऑफ द ओवरऑल सपोर्ट जो इंडस्ट्री को दिया जा रहा था। और वर्चुअली इनके बहुत सारे केसेस में रेवेन्यूज जो है वो 70-80%, कुछ केस में 100% तक डाउन थे। और सेकेंड वेव आने के बाद से इन सेक्टर्स को एक दूसरा झटका मिला है, मतलब दे वर जस्ट अबाउट कमिंग आउट, और उसके बाद में फिर से एक झटका मिला। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी था कि इनके लिए एक स्पेशल विंडो दी जाए। इससे जो डायरेक्ट फर्क पड़ेगा वो एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेंटिमेंट और लोगों को एक आश्वासन कि हाँ, हमारे लिए भी अलग से कुछ स्टेप लिया जा रहा है, एविएशन के लिए भी अनाउंसमेंट किया गया। तो इन सब चीजों से जो डायरेक्टली अफेक्टेड सेक्टर है, ये सारे सेक्टर वो है सबसे ज्यादा प्रभावित। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है, और इससे नॉट ओनली उन सेक्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बैंकों का भी ध्यान इसकी तरफ खास तौर से आकर्षित होता है। और जैसे हमने बाकी स्कीम्स के लिए करा, हेल्थ सेक्टर के लिए पिछली बार अनाउंसमेंट हुआ था, उसको लेकर के हमने पॉलिसी बनाई, हम सबसे टच में हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इन सेक्टर्स के लिए भी हम स्पेसिफिक इन पर ध्यान देंगे और इनके लिए अलग से कुछ स्कीमें बनाएंगे जिससे कि
इनको सपोर्ट मिले और इस फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन हो सके। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, तो चलिए अच्छा सा एक स्टेप है और हम देख भी रहे हैं कि आज इस सेक्टर से जुड़े सारे स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। दो सवाल है सर यहाँ पर, कोई और सेक्टर्स जो शायद इंक्लूड करने चाहिए थे स्पेशल लिक्विडिटी विंडो के लिए, जहां पर आपको इस समय स्ट्रेस दिख रहा है और आगे जाकर परेशानी हो सकती है, और फिलहाल रिकवरीज को लेकर क्या आसार है सर, स्पेशली जो पिछले 2 महीने के लॉकडाउन रहे हैं, इसका एनपीएस पर क्या असर पड़ सकता है, आपकी इनिशियल रीडिंग? देखिए, जहां तक डिफरेंट सेक्टर्स की बात है, मेरे ख्याल से एविएशन को हेल्थ की तो जरूरत थी ही, मगर एविएशन और ये जो छोटे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर जिनको कहा जा रहा है, चाहे होटल्स हो या सैलून्स हो या शॉप हो, मेरे ख्याल से ये सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक कोई स्कीम अभी तक नहीं थी। तो इनको कवर करने के बाद में मोर और लेस ज्यादातर सेक्टर्स जो ज्यादा इम्पैक्टेड थे वो कवर हो चुके हैं, और बाकी एक ब्रॉड ब्रश अप्रोच तो थी ही एमएसएमई को लेकर के, जिसमें कि हम सारे एमएसएमई को कवर कर रहे थे। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है वो छूटा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे निश एरियाज हो सकते हैं जगह जगह, बट वो सारे जो जनरल स्कीम्स उसमें भी कवर होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ज्यादातर जो प्रभावित सेक्टर है वो कवर हो चुके हैं। दूसरी बात, जो आपने एनपीए की बात करी, तो मार्च तक की जो परफॉर्मेंस थी वो आपने हमारे नंबर्स में देखी है। हमारा तो एक्चुअल में रिडक्शन हुआ है, तो हम कंट्रोल कर पाए उसको डिस्पाइट लास्ट ईयर की जो फर्स्ट ईयर। इस बार जो 2 महीने का हुआ है, 2 महीने का जो कोविड वेव 2 है, तो इसमें हम फिर से देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट से उतना फर्क अभी तक नहीं पड़ा है जो हमने देखा। इंडिविजुअल से कुछ फर्क पड़ा है और इसी तरह से छोटे एमएसएमई से भी कुछ फर्क पड़ा है। अभी वो एनपीए हुए नहीं है, मगर यह है कि रिस्क है कलेक्शन को लेकर के, और कुछ हद तक ये भी रिस्क है कि इंडिविजुअल के केस में हमारे लोग भी इन पर्सन मीटिंग के लिए जा नहीं पा रहे थे, बिकॉज मोर की कॉल कर रहे हैं या उनको मैसेज भेज रहे हैं, वो उस तरह से चल रहा था। मेरा ख्याल यही है कि ये इम्पैक्ट जो अभी हमें दिख रहा है अप्रैल और मई का, और जैसे ये कोविड की साइकिल रिवर्स होगी, जिसका कि आसार अभी ऑलरेडी दिख रहे हैं, और वैक्सीनेशन बढ़ेगा, तो ये काफी सारे लोग जो है इसमें से वापस आ जाएंगे। और जो इंडिविजुअल्स के लिए रिस्ट्रक्चरिंग विंडो दी गई है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, और हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं प्रोएक्टिवली कि आपको अगर जरूरत है कि आप अपने किस्तों को थोड़ा आगे तक बढ़ाएं, 2 साल तक का समय दिया जा रहा है और ब्याज में भी राहत की बात हो रही है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर कोविड में रिकरेंस स्ट्रांगली दोबारा नहीं होती और इकोनॉमी की रीओपनिंग जैसे कि कई स्टेट्स ने अनाउंस करी है होने लगती है, पिछले साल के मुकाबले इस बार रीओपनिंग ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। ऐसे भी नेशनल लॉकडाउन तो नहीं था इस बार, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे और एमएसएमई लेवल पे थोड़ा स्ट्रेस हमें अभी दिख रहा है। क्लियर है सर, तो ये आपने अच्छे से बात समझा दी कि इंडिविजुअल लेवल एमएसएमई लेवल पर थोड़ा स्ट्रेस है, कॉर्पोरेट लेवल पर नहीं है। आखिरी सवाल सर, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोन डिमांड है, क्रेडिट ऑफ टेक है, वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए? क्रेडिट डिमांड, देखिए, जो मेन ड्राइवर है रिटेल का, वो डिमांड चल रही है। पिछले साल भी ओवरऑल हमारी 16-17-18% करीब ओवरऑल रिटेल की ग्रोथ थी। ये नंबर हमारी जो इतनी बड़ी बेस है, जैसे हाउसिंग लोन की बेस हमारी 5 लाख करोड़ से ऊपर की है, उस बेस पर अगर हम 20% के आसपास ग्रो करते हैं तो काफी अच्छा नंबर है। तो पूरे साल में डिसाइड द फैक्ट की ऑटो लोन, कार लोन वगैरह में काफी टिप आई थी, और इस बार भी पहले 2 महीनों में आई है, फिर भी ओवरऑल नंबर हमारा ठीक रहा। प्रॉब्लम थी कॉर्पोरेट लोन बुक में, जहां पर कि हमारी बुक नहीं ग्रो की, और उसके 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, नए इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहे हैं, और दूसरी वजह है कि कंपनीज मार्केट से पैसा उठा रही है, बॉन्ड्स के थ्रू उठा रही है, डिबेंचर्स के थ्रू उठा रही है, और वो उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लेकर देखेंगे ओवरऑल लोन ग्रोथ के साथ में, तो लोन ग्रोथ पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी जब तक कॉर्पोरेट इंजन पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तब तक लोन ग्रोथ पूरे ट्रैक पर शायद नहीं आ पाएगी। एमएसएमई को हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट है कंटिन्यू करने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर जाए इस पीरियड को। और इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी क्योंकि मानसून अच्छा है, तो हमें उम्मीद है कि इसमें भी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। बट टॉप कॉर्पोरेट्स और जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है, जो हमारी बुक के करीब 40% के आसपास है, वो इंजन अभी तक फायर नहीं कर रहा है जिस तरह से हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो अभी थोड़ा समय और लग सकता है क्रेडिट साइकिल रिवाइव होने के लिए, पर नजर रखते हैं अब आगे जाकर चाल कैसी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी कुमार तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी पॉलिसी समझाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स बैंक्स की क्या अप्रोच होगी इस समय उस पर भी व्यू देने के लिए। तो मानसी, बैक टू यू। ये